हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ नेहा भांगड़िया। मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती थी। मुझे 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ मैंने कई सेंटर लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। एंड मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, क्लास 8, ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, तो हम हमारा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको मैं फर्स्ट चैप्टर करा चुकी हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोनों ग्रुप पर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। आप सभी को पता है कि जब तक औरंगजेब था तब तक मुगल सल्तनत, मुगल काल जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा था। बट औरंगजेब के बाद के जो राजा थे वो इतने पावरफुल नहीं थे और वो समहाउ चीज़ों को संभाल नहीं पाए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन नहीं रख पाए। तो उसी वक्त क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ब्रिटेन से आती है व्यापार करने। In 1600, Royal Charter granted to East India Company granting the sole right to trade with the East। तो जो इंग्लैंड की जो रानी है विक्टोरिया, वो क्या करती है 1600 में एक चार्टर पे साइन कर देती है कि ब्रिटेन से कोई भी कंपनी ईस्ट में व्यापार करने नहीं जाएगी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को इकलौता ऐसा अधिकार है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्रिटेन की। East India Company bought goods at a cheap price and sold them at higher price in the Europe। तो ये लोग जब यहाँ व्यापार करने आए तो हर जगह व्यापार का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि आपको प्रॉफिट कमाना है। तो ये लोग भी क्या करते थे, यहाँ से चीज़ों को सस्ते दामों में खरीदते थे और यूरोप जाके उनको महंगे दामों में बेचते थे। तो जो बीच का प्रॉफिट है वो इनका मुनाफा रह जाता था। यहाँ से लोग क्या पसंद करते थे खरीदना? कॉटन, सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। भारत में जो कॉटन, सिल्क, यहाँ के कार्डेमम, यहाँ के पेपर, क्लोव्स, ये जो भी चीज़ें थी यूरोप में बहुत पसंद की जाती थी क्योंकि वहाँ पे ऐसी क्वालिटी नहीं मिलती थी। तो ये सब लोग इंडिया के मार्केट से लेके जाते थे। अब बात करते हैं पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम, सिनेमम वर इन ग्रेट डिमांड। इन सभी चीज़ों की यूरोप में क्या थी? बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ ट्रेड करना स्टार्ट किया? सबसे पहले बंगाल में। इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑफ द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। हुगली नदी के किनारे इन्होंने क्या किया? अपनी सबसे पहली फैक्ट्री खोलनी स्टार्ट की। औरंगजेब इशूड ए फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। इन्होंने औरंगजेब को भी कन्विंस कर लिया कि भाई आप हमें ये फरमान जारी कर दो, ये ऑर्डर इशू कर दो कि हम जो भी व्यापार करेंगे उस पर हम टैक्स नहीं देंगे, उस पर हम कर नहीं देंगे। मतलब जो भी इनका प्रॉफिट है वो सिर्फ इन्हीं का है। इस पर बंगाल के राजा, नवाब का किसी का कोई अधिकार नहीं है। द कंपनी ट्राइड ऑफ प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। मतलब औरंगजेब ने जब फरमान इशू कर दिया तो ऑलरेडी ये उस पर ड्यूटी फ्री था, मतलब टैक्स पे नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद उनको अभी भी शांति नहीं है, वो और ज़्यादा कंसेशन की डिमांड कर रहे थे कि हमें और ज़्यादा छूट मिले। मतलब जो अभी उनको जो फ़ायदा मिल रहा था, जो छूट उनको मिल रही थी उसमें वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो और ज़्यादा छूट चाहते थे, वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो एक होता है ना कि लालच का कोई अंत नहीं है। अगर आपको 1 रुपया मिल रहा है, अगर आप सेटिस्फाई होना चाहोगे तो उसमें हो जाओगे। अगर 1 करोड़ मिल रहा है तो आप सेटिस्फाई वहाँ भी नहीं होगे। तो इन लोगों की जो सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ठीक है, अब आपके सामने की फ़ोटो है, ये मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से लिया है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ये किनका है? बहादुर शाह जफर का है। तो लास्ट में क्या होता है बच्चों, जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो जो भी इंडिया के लोग रहते हैं ना, रिवोल्ट करते हैं, वो इन्हें अपना नेता घोषित कर देते हैं कि हम इनके लीडरशिप में हमने ये रिवोल्ट किया है। तो अंग्रेज लोग जब उस रिवोल्ट को दबा देते हैं, 1857 की क्रांति को कुचल देते हैं, तो क्या करते हैं, इनके सामने इनके दोनों बेटों को तो क्या कर देते हैं? मार देते हैं। और ये जो आप देख रहे हो हडसन है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। तो कैप्टन हडसन क्या करता है? बहादुर शाह जफर को
अरेस्ट कर लेते हैं और इनके जो ये 2 बेटे हैं इनको इनके सामने ही मार देते हैं। और इन्हें क्या करते हैं, अरेस्ट करके कहाँ भेज देते हैं, रंगून। ठीक है। अब ये दे रखा है सी रूट कि ये लोग कहाँ से आए इंडिया। अब देखो ये ब्रिटिश आइलैंड, हम बात कर रहे हैं ना ब्रिटेन की, तो ये आप देखो ये लोग अफ्रीका को क्रॉस करके, कैप ऑफ द गुड होप क्रॉस करके ये आए थे हमारे बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। आप लोग रूट देख सकते हो, इनके ये रूट जा रहे हैं। इस तरह से ये लोग हमारे इंडिया में आए थे। रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी। ठीक है। नेक्स्ट है एक फोटो है, लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन 1867। ये एक फोटो दे रखा है मद्रास का। तो ये आपका जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे ये बोट्स आ रही है और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आप फोर्ट देख रहे हो ना, ये अंग्रेजों का फोर्ट है। ये लोग यहाँ पे ट्रेड करने की पर्पज से आए थे, बट ये लोग बाद में यहीं शिफ्ट हो गए। इन्होंने अपना एक पूरा फोर्टिफिकेशन कर लिया, पूरे किलेबंदी कर ली, अपना एक फोर्ट ही बना लिया। और ये जो आप सामान देख रहे हो, तो ये एक तरह से शिप पे भर के, इनको शिप को भर के लेके जाना, मतलब कहाँ लेके जाते थे ये, अपने कंट्री यूरोप, और वहाँ से वापस अगर उनको कोई चीज़ भेजनी होती थी तो वो इस तरह से मार्केट करते थे, इस तरह से सेंड करते थे। तो ये आप एक मार्केट का फोटो देख सकते हो कि किस तरह से चीज़ों को मंगाते थे और बेचते थे। ठीक है। हाउ डिड ट्रेड लीड्स टू बैटल। यही बात है कि अगर वो व्यापार करने आए थे तो फिर लड़ाइयाँ कैसी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो होता क्या है कि जब कोई पावरफुल राजा मर जाता है तो पहले तो क्या था कि औरंगजेब के पूरे कंट्रोल में था, पूरा इंडिया औरंगजेब के कंट्रोल में था। बट अगर औरंगजेब मर गए हैं तो अब जो भी छोटे छोटे राजा हैं वो क्या समझेंगे कि अब हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, अब हम ही राजा हैं, हम ही भगवान हैं। तो जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने भी क्या किया, अपनी पावर और ऑटोनॉमी घोषित कर दी कि अब हम आज़ाद हैं, हमारे ऊपर कोई भी राजा नहीं है। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। तो अब क्या हुआ कि औरंगजेब ने तो पहले उनको ड्यूटी फ्री कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था ब्रिटिशर्स को, बट अब जो बंगाल के नवाब हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या बोला कंपनी को कि हम आपको कोई भी छूट, कोई भी रियायतें नहीं देंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको जो जो बाकी लोग देते हैं आपको वो सारी चीज़ें, पेनल्टी जो भी है, टैक्स है, जो भी ड्यूटी है आपको पे करनी होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि बैटल ऑफ प्लासी का स्टार्टिंग होता है। तो 23 जून 1757 को क्या होता है आपका बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि नवाब चाहता है कि हमको कंपनी टैक्स दे, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स देना नहीं चाहती। तो जब दोनों ही अपनी बात पे अड़िग हैं, कोई भी झुकना नहीं चाह रहा, तो क्या होगा, लड़ाई होगी ना। तो लड़ाई होती है बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को। वॉज फाउट एंड वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। और ये इंग्लिश मैन की, ब्रिटिशर्स की पहली जीत होती है भारत में। अलवर्दी खान मर जाते हैं 1756 में। उनके जो उत्तराधिकारी हैं सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बनते हैं आपके, सिराजुद्दौला। और ये जो लड़ाई है 1757 की, ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच होती है। और सबसे बड़ा हारने का वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। मेन रीजन फॉर defeat of the Nawab was that force led by Mir Jafar, one of the Sirajuddaulah commander, never fought the battle। सबसे बड़ी वजह ये थी सिराजुद्दौला के हारने की, क्योंकि उनका जो सेनापति था मीर जफर था, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया लड़ाई में। अगर आज हम लोग 4 हैं या आज हम लोग 10 हैं, आप लोग मेरा साथ दोगे तो हम लोग 14 हो सकते हैं, हम लोग 40 हो सकते हैं। बट अगर मैं आपके भरोसे हूँ कि आप तो मेरा लेफ्ट हैंड हो या आप मेरा राइट हैंड हो, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं चीज़ों को इतना अच्छे से डील कर पाऊंगी क्या। तो वही चीज़ ये हुई कि सिराजुद्दौला के सेनापति ने उनका साथ नहीं दिया, इस वजह से वो हार गए। ये एक बहुत बड़ी वजह थी। अब हम पढ़ते हैं इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लीड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट हार चुके थे, बट जो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को जब इंफॉर्मेशन मिली तो वहाँ से अपनी सेना लेके आए और सिराजुद्दौला के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो
इस तरह से एक बैकअप प्लान जब अंग्रेजों को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और सेना मिली, एक्स्ट्रा लोग मिले, एक्स्ट्रा फोर्सेस मिली, तो सिराजुद्दौला हार गए। मीर जफर वॉज प्रोमिस्ड बाई क्लाइव टू बी मेड नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। हम एक शब्द बोलते हैं गद्दार। तो मीर जफर को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या प्रॉमिस किया कि अगर हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे, अगर सिराजुद्दौला मर जाएगा इस युद्ध में, तो अगला नवाब किसको बनाया जाएगा? आपको बनाया जाएगा। तो मीर जफर भी यहाँ उनके बहकावे में आ जाता है या इस लालच में आ जाता है कि ठीक है, अब वो मरेंगे तभी तो मैं नवाब बनूंगा। तो वो इस वजह से भी गद्दारी करके बंगाल को खो देते हैं। ठीक है, आपके सामने फोटो है सिराजुद्दौला का। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो है सिराजुद्दौला का एंड ये है नवाब शुजाउद्दौला ऑफ अवध। ये अवध के नवाब हैं शुजाउद्दौला। ये अपने बच्चों के साथ में है। ये दो आप देख सकते हो इनके बच्चे हैं। और एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट पेंटेड बाय टिल्ली कैटल 1772। तो ये एक ऑयल पेंटिंग है। मैंने जस्ट आपको चीज़ें याद रहे, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनी रहे, मैंने एक फ़ोटो शेयर किया है इसलिए। ठीक है, द बैटल ऑफ बक्सर। सेकेंड इंपॉर्टेंट लड़ाई जो होती है वो होती है बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर की लड़ाई कब होती है? आपके 1764 में। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज एसिनेटेड एंड मीर जफर वॉज मेड विद द नवाब। अगला नवाब कौन बनता है आपका? मीर जफर। मीर जफर वॉज जस्ट ए पपिट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। पपिट का मतलब क्या होता है? कठपुतली, जो आपके हाथ के इशारों पे नाचे। तो जो मीर जफर था वो ब्रिटिशर्स के हाथ की क्या था? सिर्फ कठपुतली। इन 1764 द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम। 1764 में क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है। किस किस के बीच में? ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच में। मैं आपको ये जो पढ़ा रही हूँ ये नोट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि होता क्या है कि जब मीर जफर को नवाब बना दिया जाता है, उसको कठपुतली की तरह नचाया जाता है, बट फिर भी जैसे मीर जफर की भी कुछ बाउंडेशन थी, क्योंकि वो जनता के सामने अच्छा बनना चाहता था, वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत बनाए रखना चाहता था, तो वो कुछ बातें ब्रिटिशर्स की नहीं मानता था। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि मीर जफर हमारी सारी बातें नहीं मानता, तो उन्होंने क्या किया? मीर जफर को हटा के किसको बना दिया? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। फिर मीर कासिम को बनाने के बाद में उनको रियलाइज हुआ कि मीर कासिम भी हमारी नहीं सुन रहा है, फिर से किसको बना दिया? मीर जफर को। ठीक है, तो आपको जो 1764 में कौन सी लड़ाई होती है? बैटल ऑफ बक्सर होती है ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच में। 1765 में मीर जफर तो क्या होता है? मर जाता है। इन 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो जब मीर जफर की मृत्यु हो जाती है 1765 में, तो जो मुगल बादशाह होते हैं, जो भी उस वक्त के जो मुगल बादशाह होते हैं, वो क्या करते हैं? कंपनी को घोषित कर देते हैं क्या? दीवान। कहाँ का? बंगाल प्रोविंसेस का। तो दीवान का मतलब क्या होता है कि जिसको पूरा राइट है वहाँ की ज़मीन की, वहाँ के लैंड रेवेन्यू का, जिसको हर चीज़ का अधिकार है, या आप ये कह सकते हो दीवान का मतलब है अगला राजा या अगला नवाब। तो जो मुगल बादशाह रहते हैं दिल्ली में, वो क्या करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान घोषित कर देते हैं, बंगाल की प्रोविंसेस का राजा घोषित कर देते हैं, नवाब घोषित कर देते हैं। अब क्या होता है? कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो क्या बन गए? नवाब बन गए। इन 1764 रॉबर्ट क्लाइव वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को कहाँ का गवर्नर बनाया गया? बंगाल का। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये लाइन मोस्ट है। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ बंगाल। अब हम लोग नवाब बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते थे? नबूब्स। एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। क्योंकि आप कुछ भी देखो, हम लोग जितना हिंदी को स्मूथ बोलते हैं वैसा ही वो उसको अगर ब्रिटिशर्स बोलेंगे तो भी ऐसा लगेगा कि वो शब्द कुछ और बन गया है। तो वो नवाब को भी कुछ और थोड़ा सा प्रोनाउंस अलग करते थे। ठीक है, कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब क्या होगा? धीरे धीरे कंपनी अपने रूल्स को एक्सपेंड करेगी। अभी तो उनको सिर्फ बंगाल हाथ में आया है, यहाँ का लैंड रेवेन्यू, यहाँ की जितनी भी इनकम थी बंगाल की, अभी सिर्फ उनको वो हाथ लगी है। अब वो धीरे धीरे उनके मन में ये आने लगा कि अगर हमको यहाँ पे चीज़ें प्रॉफिट कमानी है तो हमको यहाँ का क्या करना पड़ेगा? यहाँ की टेरिटरी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, यहाँ के राजाओं को हराना पड़ेगा, खुद को सुप्रीम, खुद को पावरफुल घोषित करना होगा। तो खुद को सुप्रीम, खुद को पावरफुल घोषित करने के लिए आपको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, वहाँ की टेरिटरी जीतनी पड़ेगी। तो अब इनका लालच बढ़ता जाएगा
आए व्यापार करने थे, बट अब ये यहाँ के राजा बन जाएंगे, यहाँ के सुप्रीमो बन जाएंगे। ठीक है, ये एक फोटो है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये फोटो है लॉर्ड हेस्टिंग्स का, और ये आप जो साइड में फोटो देख रहे हैं ये स्टेच्यू है क्वीन ऑफ कित्तूर कर्नाटका, रानी चेन्नम्मा का। रानी चेन्नम्मा जो आपकी थी कित्तूर की, इन्होंने 1857 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इन्होंने हार नहीं मानी। तो ये फोटो है क्वीन ऑफ कित्तूर कर्नाटका, रानी चेन्नम्मा। ठीक है, ऐसा ही हुआ था कि जब बंगाल, मद्रास, इन जगह इनका अंग्रेजों का जब सिक्का जम गया था, तो अब इनकी नज़र पड़ी वेस्ट इंडिया पे, मतलब पंजाब, राजस्थान, इस साइड। तो अब जो यहाँ के राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, जो यहाँ के राजा हैं ये महाराजा रंजीत सिंह, इन्होंने अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी। इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को हरा दिया। बट इनकी डेथ के बाद, इनकी मृत्यु के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, पंजाब को भी टेक ओवर कर लिया, पंजाब पे भी अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो रंजीत सिंह जब तक जिंदा थे उन्होंने अंग्रेजों को जीतने नहीं दिया, बट आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह पंजाब किनका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। अब ये का आप मैप देखिए, तो ये जो रेड वाला एरिया है ये हमारे इंडिया के मुगल पीरियड का है, और जो आप ये देखोगे येलो वाला एरिया है ये किसका है, ब्रिटिश रूल का। तो अगर हम बात करें कौन से टाइम की, 1797 की, 1797 की बात करें, तो सिर्फ उस वक्त इतना सा जो एरिया आप ये देख पा रहे हो, बंगाल, कलकत्ता, और ये आपके हैदराबाद का कुछ एरिया, मैसूर के नीचे वाला पार्ट, और ये सिर्फ ये कुछ एरिया था जो ब्रिटिशर्स का था। फिर हम बात करते हैं 1840 की, तो दिल्ली के आसपास का एरिया, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, बॉम्बे के आसपास, गोवा, एंड ही काफ़ी सारा साउथर्न एरिया, ये सब किनका हो गया था, अंग्रेजों का हो गया था। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब आप देखो 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था, तो ये हमारे पुराने इंडिया का मैप है जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। तो लाहौर, ये दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, पूना, ये जितने भी एरियाज हैं, अब देखो येलो एरिया कितना है, ये सारा किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857 brought forth some key aspects, like the company rarely launched a direct military attack on as unknown territory. तो जो इंडियन स्टेट्स को एनेक्सेशन जो हड़पने की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत थी वो हुई थी 1757 बैटल ऑफ प्लासी से, जो कब तक चली थी, 1857 तक चली थी, और इनके कुछ की एस्पेक्ट्स भी थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। अब क्या किया कंपनी ने, जहाँ जहाँ वो लोग थे, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, तो हर स्टेट में अपना रेजिडेंट रखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि कहीं के आप लोग राजा हैं, पर आपकी कोर्ट पे, आपके दरबार में एक व्यक्ति उन लोगों का अपॉइंट रहेगा, वो ध्यान रखेगा कि आप अंग्रेजों के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हो, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो जिनसे ब्रिटिश इंटरेस्ट हर्ट हो जाएगा। तो हर स्टेट में उन्होंने क्या रखना स्टार्ट कर दिया, अपना एक रेजिडेंट रखना स्टार्ट कर दिया, जो आपके निजी मामलों में भी इंटरफेयर कर सकता है। द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी अलायंस, कंपनी ने सारे स्टेट को क्या किया, फोर्स किया, सभी पे सहायक संधियां थोप दी कि आप लोग या तो आके हमसे संधि कर लो, अदरवाइज हम आप पे अटैक करेंगे और आपकी पूरी जगह को हड़प लेंगे। जो अवध के नवाब थे एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वर फोर्स टू सीड टेरिटरीज एंड एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस, कोई भी किसी की गुलामी करना नहीं चाहता। ऐसा ही हुआ था अवध के नवाब और हैदराबाद के निजाम के साथ, उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि या तो आप सहायक संधि कर लो, अदरवाइज आपकी जितनी भी टेरिटरीज है उनको हड़प लिया जाएगा। टीपू सुल्तान वॉज द सन ऑफ हैदर अली, रूलर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान ने शासन किया था मैसूर में 1782 से लेकर 1799 तक। 4 लड़ाइयाँ हुई थी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट बैटल हुई थी 1767 से लेके 1769, सेकंड 1780 से 84,
1790 से 92 एंड फोर्थ बैटल हुई थी 1799। तो जो ये फोर्थ बैटल थी इसमें कौन जीत गए थे? ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम अगेंस्ट मैसूर। जो अंग्रेज थे वो श्रीरंगपट्टम की लड़ाई जीत गए थे मैसूर को हरा के। क्यों जीत गए थे? क्योंकि 1799 में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स, मराठा और निज़ाम, इन तीनों पार्टीज ने मिलकर टीपू सुल्तान पे अटैक किया था और फोर्थ बैटल में इन लोगों के गठबंधन की वजह से टीपू सुल्तान हार गए थे अपनी राजधानी की रक्षा करते करते, डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते करते टीपू सुल्तान मारे गए। ठीक है, टीपू सुल्तान और जो ये सो रहे हैं ये हैं कौन है? ब्रिटिशर्स। तो इस खिलौने में ये दिखाया गया है कि किस तरह से टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स को मार रहे हैं। ठीक है, ये उनकी बहादुरी को दिखा रहा है। और आज के सेशन में इतना ही। आपको मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसे पहुंचाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैसेज करें। एंड ये आपके सेकंड चैप्टर के, हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के नोट्स थे, कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।